फॉरगिवनेस जो है वो नफ्सियात के पर्सपेक्टिव में क्या है? माफ़ी और अफ़ो दरगुज़र, कुछ नहीं किया या आप उनको नहीं भूल पा रहे हैं तो उनको आप लेट गो करना कैसे, बुरे वाक़यात को रिपीट करते रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने ज़िंदगी के तजुर्बात में बचपन में हमें वालिदैन सिखाते हैं, कह रहे हैं तो माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस जो है वो हर क्लाइंट के लिए हो भी नहीं सकती, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। उस बच्चे ने ये एक बुरी फॉरगिवनेस सीखी है। इमोशनल इंजरी को अनकवर करने के बाद पेशेंट या कोई भी इंसान जिसने फॉरगिवनेस, या मैं और या आप, सेक्सुअल अब्यूज़ है, कोई फिजिकल अब्यूज़ है, कोई इमोशनल अब्यूज़ है, इस तरह के टाइप्स ऑफ हर्ट्स हो सकते हैं। वो ब्लॉक्स क्या क्या हो सकते हैं सदफ, जिसकी वजह से कोई इंसान किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा? आपकी चॉइस है, आप ये नहीं करना चाहते। फॉरगिवनेस प्रीमेच्योर हो सकती है। इमोशनल पेन है वो कम नहीं होगी। इनर डायलॉग होता है जिसके अंदर आपने ये खुद डिसाइड करना होता है कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में। यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि मिट्टी पाओ और आगे चलो। आज की पॉडकास्ट में हम ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है, ये हमें कैसे मदद कर सकती है, हम इसको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करते हुए अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपनी फंक्शनिंग को मज़ीद बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ हर इंसान करता है और गलती करना हर इंसान का हक भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको एक फैलेबल ह्यूमन बीइंग पैदा किया है, एक फरिश्ता नहीं। आज हमारे साथ हैं मिस सदफ सलीम, जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। आपसे पहला सवाल ही होगा कि फॉरगिवनेस जो है वो नफ्सियात के पर्सपेक्टिव में क्या है, व्हाट इज़ फॉरगिवनेस? ओके, सो बेसिकली जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो अगर हम इसको उर्दू में या अपनी ज़ुबान में हम इसको कंटेक्सचुअलाइज करें या हम इसको अंडरस्टैंड करें तो दिस इज़ बेसिकली कि माफ़ी और अफ़ो दरगुज़र, जो कि आम ज़ुबान में हम सुनते भी हैं, जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि आम तौर पे हम प्रोन है या हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ, हमारा जो रुझान है वो इन चीज़ों की तरफ होता है कि हम अपनी नेगेटिव या मनफी यादें, मनफी मेमोरीज, नेगेटिव मेमोरीज, उनको हम बहुत ज़्यादा याद रखते हैं या हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन रखते हैं और उन तमाम वाक़यात को और उन तमाम हालात को और उन तमाम लोगों को बहुत आसानी से भूल नहीं पाते, उनको लेट गो नहीं कर पाते जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो तकलीफ़ जो होती है शायद उसकी इतनी शदीद नौइयत नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास शायद वही एक मेमोरी होती है जिसको हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो बहुत बड़ी मेमोरी बन जाती है और उसके बाद फिर उसकी तकलीफ की शिद्दत भी बढ़ जाती है। सो फॉरगिवनेस की अगर हम बात करें तो फॉरगिवनेस, यस, वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करती है कि आप अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे तकलीफदा वाकयात जो आप, जिनके बारे में आपने कुछ नहीं किया या आप उनको नहीं भूल पा रहे हैं तो उनको आप लेट गो करना कैसे सीख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने 2-3 बातें इसमें की जिनमें से मैं एक बात से आगे गुफ्तगू बढ़ाना चाहूँगी कि मेमोरीज़, बुरी मेमोरीज़ की आपने बात की। अच्छा, अब देखिए सदफ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़िंदगी में कोई अच्छा वाक़या हो ही ना। हम दोस्तों के साथ हँसते हैं, हमारी माँ हमें प्यार करती हैं, बाप हमारी तारीफ़ करते हैं, डाँटते भी हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अक्सर जब रात को 3 बजे आँख खुलती है, आपकी भी अगर कभी खुली या मेरी भी अगर खुली, तो ये मेमोरीज़ नहीं ज़हन में आती। उस वक़्त जो ज़हन में आएगा वो ज़हन में ये आएगा कि 5 साल पहले फ़लाँ बंदे ने ये सेंटेंस मुझे कहा था, तो मैं उसको काश उस वक़्त ये जवाब दे देती। सो यहाँ से जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी अच्छी मेमोरीज़ के लिए तो स्टोरेज कम है और हम उनको एक्सेस भी उस तरह नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बात करते हैं बुरी मेमोरीज़ की तो स्टोरेज भी हमारे पास अनलिमिटेड है और वो हमारी एक्सेस में भी हैं। इसकी क्या वजह है? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो बेसिकली होता क्या है कि आप भी और मैं भी और हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं या वो लोग जो इजीली माफ़ नहीं कर पा रहे होते या जो जिनके लिए अपने बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना मुश्किल होता है, आप जब आप उनसे पूछती हैं तो ज़्यादातर आपको बताएंगे कि वो अपने बुरे वाक़यात को रिपीट करते रहते हैं, नरेट करते रहते हैं, जिसको हम इंटरनल डायलॉग भी कहते हैं। खुद से जो एक बात करते रहते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने ही उन वाक़यात को खुद से सवाल, खुद से जवाब, खुद से सवाल, खुद
सा जवाब। हाँ, सो आपके ब्रेन की रीवायरिंग होती रहती है। सो आपका ब्रेन ये लर्न कर लेता है डेफिनेटली, जब आप उसको एक चीज़ सिखा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, तो उसने ये चीज़ सीख ली है कि जी अच्छा ये वो वाली चीज़ है जो कि मुझे याद रखनी है। ठीक है। हम में से कितने लोग हैं जो हम अपने पिकनिक को बार बार रिपीट करते हैं, हम अपनी किसी अच्छी याद को बार बार रिपीट करते हैं, या ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो आपके इवन बहुत सारे ऐसे लोग जो आते हैं जो अपनी नेमतों को याद रखते हैं या उनको हम्म, बार बार रिपीट करते हैं कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये हम्म, भी है। हम्म, सो जब हम अपनी उन चीज़ों को जो जिन्होंने हम्म, हमें तकलीफ दी होती है, हम उनको जब बार बार रिपीट करते रहते हैं और उनके बारे में खुद से इनर डायलॉग करते रहते हैं, तो हम्म। आपकी रात को चाहे 3 बजे आँख खुले, चाहे दिन के 3 बजे आप किसी लंच पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो आपको वो तमाम वाक़यात उतनी ही शिद्दत से याद आएंगे जो पहली दफ़ा हुए थे। ठीक है। सो यहाँ से हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो आपकी एक्सेस में ज़्यादा है, आपकी पहुँच में ज़्यादा हैं वो वाक़यात, चूँकि अच्छे वाक़यात भी तो हुए हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हुँ, हमने कुछ चीज़ों को याद रखने की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। हमने ये चीज़ें बार बार रिपीट की हैं, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कोई सबक याद करना शुरू हुँ, करते हैं, तो हम एक हुँ, पैराग्राफ याद रखते हैं और हम उसको, और उसमें से 2 पैराग्राफ या 2 लाइनें छोड़ देते हैं और हुँ, हम उनको रिपीट नहीं करते। अब आप ठीक है, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स आपने याद कर लिए और उनको ठीक है। बार बार रिपीट किया, दैट मीन्स दे आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। राइट, राइट, और वो 2 लाइन्स या 2-3 चीज़ें जिनको आपने सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा और उसको बार-बार रिपीट नहीं किया, तो दैट मीन्स उनका स्टोरेज का जो ड्यूरेशन है, हुँ, वो फिर कम होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिर्फ़ हम सब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ें लेके पैदा होते हैं, जैसे कि हमारी जो एक नींद है, वो एक हुँ, नेचुरल नीड है। हुँ, हमारा जो एपेटाइट है ये कुदरती तौर पे इंस्टिंक्चुअली होगी, इसी तरह हुँ, दूसरों को तंग करने की हिस्स भी इंस्टिंक्चुअली एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने ज़िंदगी के तजुर्बात में, बचपन में हमें वालिदैन सिखाते हैं। हुँ, जैसे कि किसी को तंग तो मैंने नेचुरली किया, हुँ, लेकिन उसके बाद अम्मी या अब्बू ने कहा कि नहीं सॉरी बोलो, या हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा हुँ, वो अगला सॉरी कह रहे हैं तो माफ़ हुँ, कर दो। हुँ, यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि कुछ चीज़ें हमारी नेचुरल होती हैं और कुछ हुँ, सीखी जाती हैं। हुँ, तो क्या इंसान कुदरती तौर पे फितरतन हुँ। क्या माफ़ करने वाला पैदा होता है या उसे माफ़ करना सिखाया जाता है? जब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस सीखने की, या हुँ, हम फॉरगिवनेस को एज एन इनेट क्वालिटी की, हुँ, तो हम ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, या हमें बीइंग अ क्लिनिशियन ये पता होना चाहिए कि अच्छा हर इंडिविजुअल के लिए जैसे सीबीटी इफेक्टिव नहीं है, जिस तरह हम कॉग्निटिव हुँ। बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं या हम डिफरेंट थेरेपीज की बात करते हैं, ये अगर क्या वो होती है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जैसे हम अपनी थॉट्स को क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपने चैलेंज करना है उनको, हुँ, आपने रीअलाइन करना है, या हुँ, आपने उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव थॉट जनरेट करनी है, हुँ, या आपने अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना है। सो हुँ। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि कुछ थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ या कुछ ऐसी टेक्निक्स कुछ हुँ। स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए नहीं है, इसी तरह फॉरगिवनेस भी हम हर एक को रिकमेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। सो अगर हम साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस की बात करें तो जनरली आपके डिफरेंट टाइम्स होंगे जब हुँ, आप फॉरगिवनेस को रिकमेंड करेंगे, हुँ। और इसी तरह से फॉरगिवनेस जो है वो हर क्लाइंट के लिए हो भी नहीं सो सकती। सो यहाँ से क्या मेरा ये कहना दुरुस्त होगा कि फॉरगिवनेस जो है ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये बिहेवियर है और एक शख्स एक मोमेंट पे फॉरगिविंग हो सकता है, दूसरे मोमेंट में शायद फॉरगिविंग ना हो। डेफिनेटली ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फॉरगिवनेस बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके और बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसमें एम्पथी है, अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, ऑल्ट्रिज्म है, टू शो योर लव है, इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो हुँ, फॉरगिवनेस भी एक एट्रीब्यूट है। हुँ। अब एट्रीब्यूट उस शख्स ने, किसी भी इंसान ने अपना कितना अपने अंदर कितना पैदा करना है, या उसने उसको कितना अपने अंदर रखना है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे तो सिर्फ हमारे ऑडियंस जानते होंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। हम जैसे कहते हैं कि कुछ इंसानों के अंदर क्वालिटीज होती हैं, हुँ, कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं हुँ। जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि अच्छा ये अच्छी खसूसियात हैं, मतलब दिस इज नॉट द एक ब्लैक एंड वाइट टर्म कि ये अच्छी खसूसियत है या ये बुरी खसूसियत है, ठीक है, लेकिन खसूसियात ये बिल्कुल ऐसी है। एक इंसान होती, हम एक इंसान को कहते हैं कि ये बहुत सखी इंसान है। ठीक है। अब जो सखी इंसान है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और एक ठीक है, दूसरे टाइम के ऊपर वो बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहा। ओके। तो अगर वो
कि कहीं बाहर गया है और उसने उस टाइम पे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया, तो दैट हम्म डजंट मीन कि उसकी सखावत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सो इसी तरह फॉरगिवनेस भी हो सकता है, एक इंसान एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉरगिविंग हो और अच्छे तरीके से लोगों को लेट गो कर सकता हो, और वही इंसान एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम वो फॉरगिव ना कर पा रहा हो, मुख्तलिफ लोगों को ना फॉरगिव कर पा रहा हो। फॉरगिवनेस को हम एसोसिएट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा। यानी कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते, या हम किसी को पे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते कि आपने अगर ठीक होना है तो आप लाजमी फॉरगिव करें। देयर कैन बी मेनी अदर वेज कि जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करके या लेट गो करके आप अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। फॉरगिवनेस इज नॉट द ओनली वे, बट इट कैन बी वन ऑफ द वे। सो आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि जैसे कि मैं किसी को कह रही हूँ कि यार जाने भी दो, माफ़ कर दो, ये इतना आसान काम नहीं है और शायद इसके कोई स्टेप्स या कोई स्टेजेस होंगी। बेसिकली फॉरगिवनेस जो है वो जैसे भी आपने कहा, वो वाकई में इस तरह नहीं है कि बस आप किसी को ये कह दें कि तुम बिल्कुल जाने दो, तुम इसको छोड़ दो, या ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगर हमने किसी की फॉरगिवनेस को असिस्ट करना है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि बस ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यस, फॉरगिवनेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेजेस से पहले आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि जनरली आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो एक बुरी फॉरगिवनेस कैसे सिखा रहे होते हैं बच्चों को। बच्चे जो होते हैं जैसे अपनी अर्ली एज में होते हैं, या जैसे 7-8 साल के 10-11 साल के बच्चे हैं, आमतौर पे बच्चों में लड़ाई होती है। बच्चा दूसरे अपने बहन भाई को मार रहा है, उसकी चीज उठा ली है, चीज तोड़ दी है, उसने कोई भी इस तरह की चीज की है। अब पेरेंट्स विदाउट एक्नॉलेजिंग द हर्ट दैट इज कॉज्ड बाय द एक्शन, वो क्या करते हैं, वो बच्चे को कहना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सॉरी कर लो, रोते नहीं है, तुम ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, तुम तो बहादुर हो, तुम तो ब्रेव हो। उन्होंने उस इमोशनल इंजरी को एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने उस इमोशनल इंजरी को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। एंड देन उस बच्चे ने ये एक बुरी फॉरगिवनेस सीखी है, एक बैड फॉरगिवनेस सीखी, एंड दिस इज नॉट व्हाट फॉरगिवनेस इज बेसिकली। फॉरगिवनेस के स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें, अच्छा, बिफोर यू एक्सप्लेन इट, what is a good forgiveness? Because मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये टाइप्स हैं, ये गुड टाइप ऑफ forgiveness है और ये बैड टाइप ऑफ forgiveness है। अच्छा, देयर इज नॉट एनी साइंटिफिक टर्म जो कि जिसको हम ये कहें कि बैड फॉरगिवनेस या कि गुड फॉरगिवनेस। हाँ, इस आई यूज द टर्म बैड फॉरगिवनेस बिकॉज ये हम जो कि आमतौर पे कल्चर में सिखा रहे होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। फॉरगिवनेस एक्चुअली क्या है, वो ये होती है कि जिसके अंदर आपके डिफरेंट स्टेजेस आपको मिलेंगे। अनकवरिंग फेज है, डिसीजन फेज है, वर्किंग फेज है, इमोशनल रिलीज का फेज है। अब ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस के अंदर जो क्लिनिशियन होता है या जो प्रोफेशनल होता है, वो अपने क्लाइंट को असिस्ट करता है थ्रू ऑल दीज फेजेस या थ्रू ऑल दीज स्टेजेस। ठीक है। सो सदफ, क्या फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए जिंदगी में या सीखने के लिए वी ऑल नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? अच्छा, अगर हम जिस तरह इमोशनल हर्ट्स की या इंजरीज की बात करें तो आमतौर पे बाज़-औक़ात बहुत सारी इस तरह की इंजरीज होती हैं लोगों की, जो कि वो आमतौर पे अपने बहुत सारे सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या क्लोज लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रहे होते या नहीं डिस्कस कर पा रहे होते। सो समटाइम्स वो फॉरगिवनेस जो कि थेरेपिस्ट असिस्ट करेगा या थेरेपिस्ट बताएगा, वो फॉरगिवनेस वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल जो कि उसके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरली आमतौर पर जो कह रहे होते हैं ना, वो फॉरगिवनेस नहीं होती है। इमोशनल इंजरी को अनकवर करने के बाद क्लाइंट या पेशेंट या कोई भी इंसान जिसने फॉरगिवनेस, या मैं और या आप, डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा अब हर्ट का लेवल इतना हो गया है कि हम फॉरगिव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम वहां पे उस पॉइंट पर डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने फॉरगिव नहीं करना, तो फिर दैट्स इट, फिर वहां तक सिर्फ आपका फॉरगिवनेस का पहला फेज कंप्लीट हुआ है। अच्छा, पहला स्टेज कंप्लीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट की चॉइस नहीं है और वो कहता है कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू फॉरगिव, तो वी रिस्पेक्ट दैट चॉइस। ठीक है। अगर हम एक क्लिनिकल सेटिंग से बाहर की बात करें, suppose we are not talking about a client patient relationship, but we are talking about forgiveness in a general context. मिसाल के तौर पे, अगर मैंने अपने भाई को रात को फ्रिज से मेरी आइसक्रीम खाने पे माफ़ करना है, या मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया है और मैंने उसको माफ़ करना है, तो मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि इन दोनों में वाज़िया फ़र्क होगा। ये दोनों शायद मुख्तलिफ स्टेजेस पे होंगे या मुख्तलिफ लेवल्स पे होंगे। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि जिस तरह आपने कहा फॉरगिवनेस की बात की, आपने फॉरगिवनेस की बात की क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। हालांकि जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो फॉरगिवनेस मेरे भाई के
लिए भी हो सकती है जिसने रात को फ्रिज से मेरी आइसक्रीम खा ली थी, या मेरे उस दोस्त के लिए भी हो सकती है जिसने मुझे धोखा दिया या पेपर में चीटिंग नहीं करवाई। अब आपकी बात से मुझे सदफ ये समझ आ रही है कि इन दोनों लेवल्स में शायद फ़र्क होगा, ये दोनों चीज़ें दोनों केसेस में फॉरगिवनेस को अप्लाई करना मुख्तलिफ होगा। सो फॉरगिवनेस की वो क्या मुख्तलिफ स्टेजेस है? आपने पहले इनका जिक्र किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए इनको एक्सप्लेन कर दें। अगर हम उन स्टेजेस की बात करते हैं तो वो स्टेजेस जनरली थेरेपिस्ट असिस्टेड होती हैं, लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन के लिए बात करें तो डेफिनेटली जो फॉरगिवनेस का लेवल होगा कि अगर किसी के भाई ने उसकी आइसक्रीम खा ली उसे परमिशन लिए बगैर, या अगर उसके जो है ना किसी फ्रेंड ने हर्ट किया या किसी ने हर्टफुल बात की है, या कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप था और वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है, सो इसमें लेवल ऑफ हर्ट फर्क है, लेवल ऑफ हर्ट डिफरेंट है। समटाइम्स हमें टेम्परेरली बहुत सारे बहन भाइयों की बहुत सारी बातों पे गुस्सा आता है, हमें बुरी लगती है, हमें उस मोमेंट के ऊपर वो चीज़ इतनी बुरी लग रही होती है, लेकिन आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, हमें वो बात इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती, हमें उस बात के लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है कि फॉरगिवनेस जो है दिस इज़ नॉट फॉर डेली इनकन्वीनियंसेस। अच्छा। जिसके अंदर आपको आपका बाज़-औक़ात भाई की कोई बात बुरी लगी है, लेकिन भाई के साथ बॉन्ड इतना अच्छा है कि ठीक है, उसको 4 गालियाँ देकर आपने 2 मिनट बाद आप उससे ठीक हो गए हो। ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें उसके लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ती है या उस तरह के सर्कमस्टांसेस में और सिनेरियोज़ की में पड़ती है कि आपको 4 गालियाँ देने के बाद भी गुस्सा आपका ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है। आपको बार-बार उसको अपना गुस्सा निकाल के या बार-बार आपको उसको अपनी बात को बता के फिर भी नहीं आपका गुस्सा ख़त्म हो रहा। ठीक है। आपको बार-बार उसी शिद्दत से वो पेन हो रही है, उसी शिद्दत से वो हर्ट हो रहा है। सो तब हमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ से क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर आप हर्ट महसूस कर रहे हैं या आप गुस्से में हैं, तो आप साइमल्टेनियसली बैक वक्त माफ़ नहीं कर सकते, पहले उसको एड्रेस करना है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट ठीक कि है। पहले, इसीलिए फॉरगिवनेस का जो पहला फेज है और पहला स्टेज है वो अनकवरिंग फेज है। ओके। और उस अनकवरिंग फेज में फॉरगिवनेस का बिल्कुल जिक्र नहीं है। मतलब आप बात भी नहीं करते उस फेज के अंदर फॉरगिवनेस के बारे में। आप उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि हर्ट की टाइप क्या है, मतलब क्या इमोशनल इंजरी क्या हुई है, या इवन किसी भी तरह का हर्ट हो सकता है। किसी ने आपको फिजिकल असॉल्ट किया है, कोई सेक्सुअल अब्यूज है, कोई फिजिकल अब्यूज है, कोई इमोशनल अब्यूज है, इस तरह के डिफरेंट मतलब टाइप्स ऑफ हर्ट्स हो सकते हैं। सो आपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ हर्ट क्या है, किस तरह का हर्ट है, एंड देन उस हर्ट की फिर इंटेंसिटी क्या है, एंड ठीक देन है। फिर उसकी वजह से इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या आए हैं, ठीक है। और फिर उन इमोशनल रिस्पॉन्सेस की ड्यूरेशन कब तक रहे हैं। ठीक है। अभी तक 1 महीने पहले हुआ था तो 6 महीने तक वो उस चीज के ऊपर रूमिनेट कर रहा है, तो दैट वुड क्वालिफाई फॉर द मैं फॉरगिवनेस। अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सदफ का मतलब रूमिनेशन से है बार-बार सोचना। अच्छा सदफ, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे ऑडियंस विदाउट एनी थेरेपिस्ट भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा पेन का लेवल 1 महीने पहले क्या था और मेरा पेन का लेवल अब क्या है, तो फिर सेकंड स्टेज क्या है? अच्छा, देन सेकंड स्टेज ये है जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड ठीक टू है। फॉरगिव। अब उस डिसाइड टू फॉरगिव के अंदर हम बीइंग अ क्लिनिशियन, या अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो कि सिर्फ अभी फॉरगिवनेस को स्टडी कर रहा है या वो करना चाहता है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि अच्छा क्या मेरे अपने कोई ब्लॉक्स हैं, मेरे अपने कोई इस तरह के डिफेंसेस हैं, या मेरी अपनी कोई इस तरह की डिफिकल्टी ना जिसकी वजह से आई एम अनएबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। वो ब्लॉक्स क्या-क्या हो सकते हैं सदफ, जिसकी वजह से कोई इंसान किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा? अच्छा, उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी इस तरह की हो सकती है। ठीक है। आप हो सकता है समटाइम्स आपको फॉरगिवनेस की जरूरत हो और आपको किसी ने फॉरगिव ना किया हो। अच्छा। और और भी हो सकता है, ये मुतासिर करेगा कि मैं किसी को फॉरगिव करूं या ना करूं, द फैक्ट दैट मुझे किसी ने फॉरगिव नहीं किया। यस डेफिनेटली अच्छा। समटाइम्स लोग इस चीज से इफेक्ट होते हैं कि हमें तो किसी ने कभी फॉरगिव नहीं किया, तो हम ठीक क्यों है। किसी को फॉरगिव करें, ओके। या हमें तो कभी वो एक्नॉलेजमेंट मिली ही नहीं है, तो हम ये एक्नॉलेजमेंट क्यों दें। सो जो ये चेन ऑफ हर्ट होता है, इसी को ब्रेक करने के लिए जरूरी होता है। आई एम श्योर अब आपने भी ये टर्म सुनी होगी, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास की, बिल्कुल। या इंटरजेनरेशनल ट्रेट्स की, इंटरजेनरेशनल एट्रीब्यूट्स आप की। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को पता है, लेकिन कुछ नए ऑडियंस भी हो सकते हैं, उनके लिए। इंटरजेनरेशंस यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस आपके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, आपके ट्रॉमास, आपके ट्रेट्स, आपकी क्वालिटीज, आपकी हैबिट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स तक ट्रांसफर होती हैं। मुझे थोड़ा सा डार्विन की थ्योरी से याद आ गई है, जो कि कहती थी कि जिराफ जो है वो पहले उसकी गर्दन छोटी थी और फिर उसने ऊंची दरख्तों से पत्ते के लिए गर्दन ऊपर ऊपर की और वो जनरेशनली गर्दन लंबी हुई। इज दैट व्हाट यू मीन?
ओह यस, दैट कैन अप्लाई हियर एज just वेल। to यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हाँ, जब हम ये कहते हैं कि अच्छा सिर्फ जनरेशन सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में क्यों ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, जनरेशन आपकी क्वालिटीज में क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती? राइट, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो भी तो जनरेशन में से आ सकती हैं। इसी तरह आपकी लैक ऑफ क्वालिटीज भी जनरेशन के थ्रू आ सकता है, ठीक है, आपका ट्रॉमा भी जनरेशन के थ्रू आ सकता है। ठीक है, सो जब हम ये बात करते हैं कि ये चेन ऑफ ट्रॉमास या चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस या चेन ऑफ पैटर्न्स चल रहे हैं, सो देयर शुड बी सम इंटरवेंशन जिसके थ्रू ये ब्रेक होने की जरूरत है। ठीक है। और उस इंटरवेंशन के लिए ये शख्स इंटरवेंशन के लिए तब जाएगा जब उसको एक्नॉलेजमेंट होगी कि भाई ये तो मेरा जनरेशनल ट्रॉमा है जो आ रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। राइट, जब वो ये एक्नॉलेज करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हो सकता है मेरे भी कुछ अपने ब्लॉक्स हो सकते हैं, ठीक मेरे भी है, अपने कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं दैट आर नॉट अलाउइंग मी टू फॉरगिव द अदर पर्सन। ठीक है, जनरली फिर ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम बात करते हैं अटैचमेंट पैटर्न्स की, ठीक जिसमें हम है, बात करते हैं पेरेंटिंग की, जिसके अंदर हम बात करते हैं आपके अटैचमेंट बॉन्ड्स की। ये वो चीज़ें हैं जो कि बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों को प्रिवेंट कर रही होती हैं टू चूज़ फॉरगिवनेस। यानी कि बहुत से अंदरूनी और बारूनी फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर मेरी ऑब्वियसली शख्सियत, पर्सनालिटी टाइप, मेरा सोचने का तरीका, मेरे कोप करने का तरीका और जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ या जिस माहौल में मैं रह रही हूँ, वो सारी चीज़ें इसको मुतासिर करेंगी। एग्जैक्टली, ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है। सो फिर यहाँ से थर्ड स्टेज क्या होगी? ओके, थर्ड स्टेज फिर जब हम डिसाइड कर लेते हैं, देन थर्ड स्टेज इज वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस। ठीक है, अब वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस जो है ना, दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय विद माय क्लाइंट्स बेसिकली, कि वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, अच्छा सबसे क्यों? ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द स्टेज जिसके अंदर आपने खुद भी, जैसे अगर आप खुद फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या आप किसी को फॉरगिवनेस सिखा रहे हैं, वहां पर आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑफेंडर। अच्छा चलें, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि अच्छा वो कोई प्रॉब्लम में होगा, वो डिफिकल्टी में होगा उसका। इसके में जो इसी में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज टू डेवलप एम्पैथी एंड लव फॉर दैट ऑफेंडर, जो कि बहुत एम्पैथी क्या है मैडम? एम्पैथी इज बेसिकली कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी पेन को, एज इफ कि वो उसी पेन, जैसे जिस पेन से वो गुजर रहा है, आप उस पेन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको वो फिर अपनी उस एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपने उसको लव और केयर और जो हमारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जिसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी अक्सर स्टडी करते हैं, वो वाले एट्रीब्यूट्स आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं, अच्छा, जो कि एक ठीक है। डिफिकल्ट टास्क है। चले लेकिन ये चले मैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे सवाल करने लगी हूँ। किसी ने मुझे मामूली सी कोई तकलीफ़ दी है, जैसे कि गाड़ी मार के चला गया, या किसी ने मुझे, थोड़ी सी हार्श एग्जांपल है बट, सेक्सुअली असॉल्ट किया है या मेरी प्राइवेसी को इन्वेड किया है। सो किसी के गाड़ी मार के जाने, सेक्सुअली असॉल्ट करने के एम्पैथी के लेवल में तो फ़र्क होगा। तो एग्जैक्टली, मैं एम्पैथाइज़ कैसे करूँ ऐसे डेफिनेटली, शख्स के साथ जो मेरी गाड़ी मार गया? एग्जैक्टली। सो जब हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं और वो तमाम लोग जो कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर भी रहे होते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि आपने किसी भी इंसान के लिए, एक जिसने आपको इतनी मेजर कोई इंजरी दी है, डेफिनेटली सेक्सुअल असॉल्ट इज द एक्सट्रीम, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ ये एक इंजरी हो सकती है। उसमें उसके बाद फिर हम जब हायरार्की में डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर इमोशनल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, या आपका और किसी ने कोई आपकी मॉनेटरी नुकसान कर दिया है, किसी ने आपकी चोरी कर ली है, किसी ने आपका कोई घर का नुकसान कर दिया है। इनमें से कौन सी इसमें अब्यूज़ का लेवल सबसे पेनफुल होगा? कोई इसका क्राइटेरिया है? चूँकि आपने हायरार्की का ज़िक्र किया कि सेक्सुअल सबसे ज़्यादा पेनफुल होगी, एग्जैक्टली, या मेरी, अगर किसी ने मेरी शख्सियत, मेरी आइडेंटिटी को थ्रेट किया, जो कि सेक्सुअल उससे भी होता है। सो सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या होगा? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि हम ऑब्जेक्टिवली भी आइडेंटिफाई करते हैं, और अच्छा, ऑब्जेक्टिवली तो डेफिनेटली सेक्सुअल अब्यूज़ से ज़्यादा तो कोई, आई डू नॉट थिंक कि किसी, और हाँ, इसमें ये कि किसी ने आपके फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया है। ओके, अब ये वो वाली इंजरीज हैं जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पे एग्जिस्ट करती ओके, हैं, और जो माइनर इनकन्वीनियंसेस हैं उसको हम ये कहते हैं कि अगर वो आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है या उसका हर्ट ख़त्म हो गया, तो फिर वो इंजरी की कैटेगरी में नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो जो माइनर इन्फार्क्शंस हैं वो हम ट्रांसग्रेशंस या इंजरी या इमोशनल हर्ट उसकी कैटेगरी के अंदर नहीं लेकर आते, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो ग्रेव इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे कि जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट है, जैसे कि मर्डर है, जैसे कि आपकी किसी ने आपकी पूरी आइडेंटिटी जो है उसको कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया है, इस तरह के जो डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं,
इन दैट सिनेरियोज अब एक ऐसा ऑपरेसर, उस ऑपरेसर के लिए एम्पैथी डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके लिए लव, उसके लिए केयर और उसके लिए वो तमाम एट्रीब्यूट्स डेवलप करना जो कि शायद आप अपने क्लोज वंस के लिए एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कि आप विदाउट कॉशन रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। आपको आप अच्छा, फॉरगिवनेस की सबसे अच्छी बात क्या है, जो फॉरगिवनेस इन साइकोलॉजी है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका क्लाइंट या आप जिस जिस भी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे होते हैं और वो ये कहता है कि आई डू नॉट वांट टू डू दैट थिंग फॉर माय ऑफेंडर, आप उसको कहते हैं कि ठीक है आप ये नहीं करना चाहते, आपकी चॉइस है, आप ये नहीं करना चाहते, और वो उसे राइट है वो चॉइस चूज करने का। Exactly. अच्छा ठीक है। बिल्कुल। सो हम वेट करते हैं टिल द पॉइंट कि उसका वो जो हर्ट है वो विद टाइम खत्म होता जाए और इवेंचुअली वो उस पॉइंट पर आ जाए कि एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर लाके वो अपने ऑफेंडर को रखना शुरू कर दे। अच्छा ठीक है। बिकॉज जब हम बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं तो वो तो हम ये भी कहते हैं ना कि हमारे जेल में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी तो उनकी भी है, हाँ, चाहे उन्होंने ठीक है, कोई भी बेसिक क्राइम, ह्यूमन राइट्स बेसिक उनके भी ह्यूमन हैं, राइट्स ठीक है, उनके भी हैं। दुरुस्त बात है। सो आपका जो ऑफेंडर है उसने आपके साथ जितना बड़ा ग्रेव क्राइम कमिट किया है तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी वाला राइट तो उसका भी है। ठीक है। सो हम इसको भी फोर्स नहीं करते, इवेंचुअली ये भी चॉइस होती है आपके फॉरगिवर की कि वो किस पॉइंट पे आके उसके लिए चाहे ये भी वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। Exactly. अच्छा, सो फॉरगिवनेस प्रीमेच्योर हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी तरह से उस पॉइंट पे, चूंकि हमने इसकी स्टेजेस की बात की है, तो मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ लेकिन मैंने दबाव में आके या मुझे लगा कि यार अच्छा जाने दो, क्या मैंने इस चीज को पकड़ा हुआ है, तो प्रीमेच्योर हो सकती है। और अगर प्रीमेच्योर हो तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अच्छा, अगर प्रीमेच्योर फॉरगिवनेस होगी तो डेफिनेटली फिर आपकी जो इमोशनल पेन है वो कम नहीं होगी, ठीक है। आपके जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एंगर आउटबर्स्ट आ रहे हैं, लोगों के साथ लड़ाई हो रही है, चीखना चिल्लाना, वो सब कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो एक प्रीमेच्योर फॉरगिवनेस है या वो एक सूडो फॉरगिवनेस है। अच्छा, यानी कि एक ऐसी फॉरगिवनेस है जिसको हम एक्चुअली में फॉरगिवनेस नहीं कह सकते। ठीक है। ठीक है। और ये सूडो फॉरगिवनेस जो कि एक्चुअली में फॉरगिवनेस नहीं है, मैं दूसरों के लिए शो कर रही हूँ, दूसरों के लिए कर रही हूँ, दूसरों को दिखा रही हूँ मैंने माफ कर यस, दिया। बेसिकली दिस इज सूडो फॉरगिवनेस, अच्छा। क्योंकि फॉरगिवनेस इज एन इंटरनल प्रोसेस, ये आपकी इनर डायलॉग होता है जिसके अच्छा। अंदर आपने ये खुद डिसाइड करना होता है कि आई वांट टू लेट गो ऑफ दिस पेन। आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत हर्टफुल था, बहुत पेनफुल था, लेकिन आफ्टर एक्नॉलेजिंग दैट पेन आई एम डिसाइडिंग दिस थिंग कि मैं अब इस पेन को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सो आई एम एस्टेब्लिशिंग, मैं ये इस पॉइंट पे ला रही हूँ कि ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है मेरे अंदर है और मुझे खुद को इस दर्द से आजाद करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस शख्स से दोबारा उसी तरह जिंदगी में मिलूं, हंसूं, उसके साथ प्लान्स बनाऊं? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये फॉरगिवनेस की वजह से रिकंसिलिएशन यानी कि दोबारा मेल जोल, दोबारा ठीक है। मुलाकात, दोबारा वो ताल्लुक डेवलप हो भी सकता है और रिकंसिलिएशन होना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। फर्क आप जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी है, जिस शख्स ने आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, आपके साथ ज्यादती की है, आप उससे दोबारा जिंदगी में मिले बगैर भी उसको फॉरगिव कर सकते हैं। ओह, दैट इज पॉसिबल। एग्जैक्टली। अच्छा। इवन अगर उसने आपसे कभी जिंदगी में आके माफी भी नहीं मांगी, ठीक है। तब भी आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं। सो फॉरगिवनेस का जो प्रोसेस है ये आपको अलाउ करता है। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैं मतलब आपसे शेयर करना चाहूंगी, फॉरगिवनेस यूजुअली वही लोग कर सकते हैं या वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो अपने आप को विक्टिम माइंडसेट से निकाल लेते हैं। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। बल्कि ये मेरा आपसे सदफ सवाल भी था कि कुछ लोग उस इवेंट से, वाकये से इतना गुजरे होते हैं कि वो उसको एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, उस चीज़ को अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो अगर ऐसे में आप कहें कि छोड़ भी दो, जाने दो, माफ़ कर दो, तुम कब तक इस चीज़ को अपने साथ घसीटोगे, तो वो लोग डिफेंसिव भी हो जाते हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई भी करते हैं कि वो क्यों फॉरगिव नहीं कर पा रहे। तो क्या विक्टिमहुड इतना गहरा हो सकता है कि ये माफी के अंदर रुकावट पैदा करे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब हम विक्टिम माइंडसेट की या विक्टिमहुड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास इस तरह के आपको लोग भी मिलेंगे, आपको इस तरह के सिनेरियोज भी मिलेंगे कि वो एक ही बात हर जगह वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़, वही तमाम एग्जांपल्स, और हर बार वो उसी अपने एक्सपीरियंस को रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है। अब जब वो उस एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, आप उनसे किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब आप उनको और कोई सजेशन अगर दें तो दे कम अप विद अनदर थिंग कि मेरे साथ तो ये भी हुआ, मेरे साथ तो ये भी हुआ, मेरे साथ तो जस्टिफाई ये भी हुआ। करने लग जाएंगे ना। एग्जैक्टली। हाँ। सो
फॉरगिवनेस आपको एम्पावर करती है, फॉरगिवनेस आपको ये सिखाती है कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। बड़ी गहरी बात कर दी है आपने। ओके ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली फॉरगिवनेस आपको ये सिखा रही है ना कि आपकी जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। इट्स नॉट इन अदर पर्सनस हैंड कि वो आपको ड्राइव कर रहा है कि जी आप रिपीट कर रहे हैं, फिर आपको रातों को 3 बजे उठकर वही चीज़ याद भी आ रही है। नहीं, लेकिन सदफ ठीक है, ये कहना आसान है, इस पे अमल करना मुश्किल है, बिकॉज़ मुझे मेरी वालदा मेरे से जैसे बात करेंगी वो भी मुतासिर करेगा, मेरी दोस्त मेरे साथ जैसे रवैया रखेगी वो भी मुतासिर करेगा, मेरा खावंद मुझे जैसे ट्रीट करेगा वो भी मुतासिर करेगा। सो एक तो चीज़ हमने इस्टेब्लिश ये कर ली कि फॉरगिवनेस ग्रीव यानी कि बहुत बड़ी चीज़ों के लिए होती है, डेली उसके लिए नहीं होती, डेली एक्टिविटीज़ या डेली के हर्ट के लिए नहीं है। इज़ दैट करेक्ट? डेली के हर्ट्स के लिए और इन दैट काइंड ऑफ हर्ट जिसके अंदर डेफिनेटली आपके जो कोई भी पर्सन है उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि ठीक है उसने आपको, क्योंकि हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप इस तरह का है कि यार ठीक है उन्होंने आपको 4 बातें सुनाई, आगे ने आपने भी 2 बातें सुना हाँ, दी, आपका मसला रिजॉल्व हो ठीक गया। है, लेकिन मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश ये करना चाह रही हूँ, जिस तरह हस्बैंड के साथ भी जो एक रिलेशनशिप है, वो एक डेली रिलेशनशिप है जिनमें हमारी नोक-झोंक भी होगी, हमारी चीज़ों पे इख्तलाफ भी होगा, लेकिन फिर इनफिडिलिटी, धोखा देना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और ये डेली ग्रीवियंसेस में नहीं आती। एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ पे क्या क्या कहा जा सकता है कि मिट्टी पाओ और आगे चलो? नो। ओके। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह के कल्चर में, जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, समटाइम्स ओपनली एंड समटाइम्स नॉट हाँ, ओपनली। ठीक है। अच्छा, तो फिर जब हम इस तरह के क्राइम्स की बात करते हैं जिसके अंदर इनफिडेलिटी आती है, सेक्सुअल असॉल्ट आता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारा नेशनल लॉ जो है और हमारा जो शरई लॉ है, इनकी जुरिसडिक्शन भी जो आती हैं उसके अंदर प्रॉपर सजाएं मौजूद हैं। ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर इस तरह की आपको, बल्कि अब तो रिसेंटली बिल पास हुआ है इमोशनल अब्यूज के ऊपर बिल्कुल, हाँ, कि आप असेंबली में पास हुआ अगर है। इमोशनल अब्यूज कर रहे हैं अपने घर में किसी को, तो उसके ऊपर भी आपको जो है फाइन, पनिशमेंट, ये चीजें मिल हाँ, सकती लेकिन हैं। हम इसको डिटर्मिन कैसे करेंगे वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, एग्जैक्टली, उसमें नहीं हाँ जाते, बिल्कुल, बट उसको डेफिनेटली डिटर्मिन करना एक मुश्किल काम है, बट चले। डेफिनेटली। सो इनके लिए आपकी सजाएं मौजूद हैं। ठीक है। अब जो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कहीं पे, फॉर एग्जांपल एक एक पर्सन है इस तरह का, आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है और वो इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व है और वो ख़त्म भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की ऑप्शन देना वुड बी अ वेरी बैड थिंग एंड दिस वुड बी डिजास्ट्रस फॉर द पर्सन। आप एज अ थेरेपिस्ट, अगर हम इसको थेरेप्यूटिक सेटिंग में देखें, आप ऐसे सिनेरियो में एडवाइस नहीं करेंगे कि माफ कर दो और आगे बढ़ो? एग्जैक्टली। आपका ऑनगोइंग अब्यूज चल रहा है, आपको चपेड़े मार रहा है आपका पार्टनर, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको थ्रेट कर रहा है, आपको रोज घर से निकाल देता है, आपके इन लॉज जो हैं वो आपके साथ कोई ना कोई इस तरह के इंसिडेंसेस करते रहते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस अब्यूज है। कॉन्टिन्यूस अब्यूज में हम फॉरगिवनेस नहीं करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि एक इवेंट, एक इंसिडेंस हुआ था, बेशक 1 महीने पहले हुआ था, बेशक 6 महीने पहले हुआ था, बेशक 6 साल पहले हुआ था, अब हमने उस इवेंट को लेट गो करना है। वो इवेंट हो गया, वो इवेंट खत्म हो गया, अब उस इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे ऊपर आए हैं, हमने उन कॉन्सिक्वेंसेस पे काम करना है। ठीक है। ये तो एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है कि आप रोज सुबह उठ रहे हैं, रोज आपकी लड़ाई हो रही है, रोज आपके साथ अब्यूज हो रहा है, रोज आपको गालियां सुनने को मिल रही हैं, आप हर घंटे बाद तो फॉरगिव नहीं करेंगे ना। सो क्या ऐसे केस में जहाँ पे हमारा जो परपिचुएटर है जिसने हमें तकलीफ दी है, ऐसे केस में उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो फॉरगिवर है वो कितने इंसिडेंसेस फॉरगिव करेगा इन द कॉन्टिन्यूस अब्यूज। अच्छा, ये दिस इज वुड बी इनजस्टिस फॉर द फॉरगिवर। ओके। यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि अब ये बात मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन आई वांट टू से दिस आप कर सकती कि हैं। अगर आपका ऑफेंडर जो है, इफ दैट इज लाइक एन इसराइल, यू डू नॉट हैव टू फॉरगिव द इसराइल। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आप इससे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतना कॉन्टिन्यूस अब्यूज हो, तो इतना अभी कॉन्टिन्यूस। आपने पहले कहा कि एम्पथाइज करना है, अब इसराइल की आपकी एग्जाम्पल को कैरी ऑन करते हुए, इसराइल भी अगर हम कहें कि दे माइट हैव देयर XYZ रीजंस, तो क्या ऐसे में भी मैं एम्पथाइज करूं और माफ करूं उसे? Even if they have an XYZ reasons, but what's the point of that continuous apartheid? अच्छा, What's the point of continuous abuse? What's the point of continuously murdering someone, killing someone, hitting someone?
कॉन्टिन्यूस है ना, हम्म आपका ऑफेंडर है, उसने एक दफा एक चीज की, उसके बाद वो चीज खत्म हो गई, इवन उसने मल्टीपल टाइम्स की लेकिन वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी तब तक हम फॉरगिवनेस रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड अब हम करेंगे, क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब जो वो फेस कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, वो उस तमाम इंसिडेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस कर रहा और है। ये उन इंडिविजुअल्स की जिन्होंने वो बार-बार अब्यूज़ सही है, उनकी चॉइस है कि फिर भी वो माफ़ करें या ना एग्जैक्टली, करें। बिल्कुल, डेफिनेटली। राइट, राइट। अच्छा, यहाँ से अगर हम सदफ़ इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा अनफ़ोल्ड करना चाहूँगी कि जहाँ पे जिस बंदे ने मुझे अब्यूज़ किया है वो मेरा फैमिली मेंबर ही है, या मेरे रिलेटिव्स में से ही कोई बंदा है जिसको मैंने रोज़ देखना है, या मेरे ऑफ़िस में काम करता है, या मेरा दोस्त ही है और मैं कता ताल्लुकी नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में फिर आप क्या एडवाइस देंगी? अच्छा, क्योंकि ये हमें बहुत सारे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं इन आवर सोसाइटी भी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होता है कि बहुत सारे आपके पास भी डेफिनेटली लोग आते हुँ, होंगे कि जिनके माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, बड़े क्लोज फैमिली मेम्बर ने बहुत सारी इस तरह की ट्रांसग्रेशंस कह लें, ज़्यादतियाँ कह लें, हर्ट्स कह लें, किए हुए होते हैं कि उनको उनके साथ रहना भी पड़ रहा होता है। हुँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोगों को एप्रिशिएट नहीं किया जाता, या लोगों के पास इवेंचुअली इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं हुँ, कि वो जगह छोड़ दें। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने उनको इमोशनल रिलीज, जो हमारा फॉरगिवनेस का लास्ट फेज भी है, जिसके अंदर हमने ये बताना होता है कि आपने इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है, ठीक है। और आप वो इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के बाद हाउ यू कैन सर्वाइव इन दैट सर्कमस्टांसेस। हुँ, आपने उस पर्सन के साथ सिविल होके कैसे रहना है, या हुँ, अगर आप उस पर्सन के साथ एक ही विसिनिटी में रह भी रहे हैं, हुँ, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना है जैसा आपका एनजी से पहले था, हुँ, हर्ट से पहले था। हुँ, सो हुँ, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करना, हुँ, इमोशनल स्ट्रेंथ या इमोशनल मसल बिल्डिंग, जो कि फॉरगिवनेस का फिर एक पूरा प्रोजेक्ट होता है जिसके ठीक अंदर है, आप उनको इमोशनल मसल बिल्डिंग सिखाते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाते हैं। ठीक है। इसकी कोई 1-2 टेक्निक्स आप हमें बता सकती हैं, कैसे हम कोई बंदा जो थेरेपी नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, नहीं किसी को जाके अपने रीज़न्स बता सकता जिसकी वज़ह से वो हर्ट है, इन केस अगर वालिदैन है या हस्बैंड ही है, हमारे तो यहाँ पे ये भी लिमिटेशंस हैं। हम्म। तो ऐसी क्या प्रैक्टिसेज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो वो डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉशन कि कुछ होगा? अच्छा, इसमें जो एक बहुत अच्छी टेक्नीक होती है, जो कि हुँ, बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है बहुत सारे लोगों के साथ, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आपको किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हुँ, आप उसके सामने जाके अगर आप बोलेंगे और आपको पता है कि फिर उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, सो आप सिर्फ उस पर्सन को एक ख़त लिखें, और वो ख़त लिखने के बाद आपने उस पर्सन को नहीं फाड़ना या जलाना, आपने वो लेटर जलाना है। तो अच्छा, जनरली लेटर पोस्ट नहीं करना? नहीं, पोस्ट नहीं करना आपने। भई मुझे गुस्सा है उसको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, आपने नहीं पोस्ट करना ना, आपने बस अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी बेसिस के ऊपर अगर आपको बॉस पे गुस्सा है, आप बॉस को लिख के वो लेटर पोस्ट करते हैं, अब मुझे नहीं पता फिर आपका बॉस आपके साथ क्या करेगा। ठीक है। सो आई वोंट रिकमेंड कि आपको जो गुस्सा है तो वो जेन्युइन गुस्सा आप लिख के अपने बॉस को दे दें। आपने जो लिखा है हुँ, वो आपने लिखने के बाद उसको फाड़ दें। वुड दैट वर्क? येस, इट डिड वर्क। अच्छा, इसकी हमारे पास रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस हैं कि ये काम यस, करेगा। डेफिनेटली ये काम करता है, अच्छा, लेकिन इवेंचुअली दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ना, ठीक या है, ये एक चीज है। लेकिन फॉरगिवनेस हम ऐसे नहीं कहते कि आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर सकती है, कि ठीक आप है, ये लिखेंगे तो आपकी फॉरगिवनेस हो ओके। जाएगी। डेफिनेटली आपको पूरे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, हुँ, और फिर उन फेजेस से गुजरने के बाद जब आप इतने इमोशनल रिलीज हो जाएगा, फिर हम उस मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे, जिसके अंदर आपको ये सीखना होगा कि अच्छा, अब मैंने इन तमाम चीज़ों को टॉलरेट कैसे करना है। अच्छा, तो सदफ़, इज़ इट पॉसिबल अगर हम किसी को रिकमेंड करें कि आप लिखें और आप रोज़ाना लिखें, सपोज़ लेटर नहीं, हम्म। आपके साथ क्या हुआ आप वो लिखें और लिखते जाएँ और हर हम्म। दिन उस चीज़ को पढ़ना नहीं है लेकिन लिखना है। हम्म। उससे भी क्या हम उन स्टेजेस से गुज़र सकते हैं जो 4 आपने अभी बताई? जो इनिशियल फेज है, जो पहली फेज है, यस, वहां से गुजर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज जस्ट अनकवरिंग फेज, और वो ओके, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक जर्नल मेंटेन करें, ठीक आप है, एक डायरी मेंटेन करें। ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेजेस जो हैं, क्योंकि जब हम किसी भी इमोशनल हर्ट में होते हैं तो हुँ, समटाइम्स हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट वर्किंग लॉजिकल, हम हाँ, इमोशनल ब्रेन से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारा एक जज्बाती दिमाग कि अच्छा, अब ये भी कर देना है, मैंने ये भी कर देना है, उसको वहां पे मार देना है, उसको ये कर देना है। हम एक इमोशनल थिंकिंग के तौर पे चल रहे सो होते हैं। फॉरगिवनेस एक लॉजिकल डिसीजन होता है या इमोशनल होता है?
इट इज़ बेसिकली कैन बी अ मर्ज ऑफ बोथ, लॉजिकल Okay. भी एंड इमोशनल भी। क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरी इमोशनल इंजरी हुई है और मुझे ये चीज़ें और इमोशनली मुझे ये करना चाहिए, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है। आप अपने इमोशंस को टोटली नल एंड वॉइड नहीं कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप ये देख रहे हैं कि अच्छा अब मेरे पास चॉइस क्या है, ठीक है। या मैं ये करने के बाद अगर मेरी पेन कम हो सकती है, या ये हम्म। करने के बाद मेरी इमोशनल हर्ट कम हो सकता है, सो व्हाई नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है। सो एक टेक्निक तो आपने बता दी लेटर राइटिंग, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो कि थेरेपिस्ट की मौजूदगी के बगैर किया जा सके? से कि आप अगर विदाउट थेरेपिस्ट करना चाहते हैं तो दैट वुड बी कि आप सिर्फ डायरी या जर्नल ठीक राइटिंग है। ही करें। ओके। ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं वो थेरेपिस्ट असिस्टेंस से होनी चाहिए, ठीक क्योंकि है। उसके अंदर डेफिनेटली फिर आपकी इमेजरी टेक्निक्स होंगी, ओके, हाँ। उसमें फिर आपकी इस तरह की टेक्निक्स होंगी जिसमें थेरेपिस्ट इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। ठीक है। सो अगर आपने अपने इमोशनल हर्ट को सिर्फ अपने अंदर से निकालना है, और आप ये चाहते हैं कि मैं इस वक्त इतना ज़्यादा ओवरवेलम हुआ हुआ हूँ कि मुझे वो इमोशन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो उसके लिए आप उसको लिख के, या डायरी की फॉर्म में, जर्नल की फॉर्म में, या एक लेटर की फॉर्म में लिख के आप उसको रख सकते हैं। ठीक है। आपकी बात से मुझे जब भी मैं मूवी याद आ रही है जिसके अंदर करीना हर्ट होती है और वो फ़ोन करके गालियाँ देती है और इनफैक्ट पिक्चर भी जला देती है, तो थेरेप्यूटिकली डूइंग सच थिंग्स व्हिच माइट सीम इमैच्योर डू हेल्प ओह यस, टेम्परेरीली। टेम्परेरीली। ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगी। नहीं, अच्छा। बिकॉज दिस इज एन अनफेयर वर्ल्ड एंड वी हैव नीड टू एक्सेप्ट दिस कि अच्छा ये अनफेयरनेस एग्जिस्ट करती है, और इस अनफेयरनेस के साथ ही हमने रहना है। ठीक सो है। वो आप फॉरगिव करके रह लें या नॉट फॉरगिव करके रह लें, वो आपके पास चॉइस वो है। आपके पास चॉइस है। नाइस, नाइस। अच्छा, सो सदफ, जिस तरह हम अक्सर अपने मरीज़ों को बताते हैं, आप भी बताती होंगी, मैं भी बताती हूँ कि कैसे मनफ़ी सोचें जो हैं वो उन्हें नुकसान पहुँचा रही हैं, उनकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं, स्ट्रेस में कॉन्टिन्यूअसली रख सकती हैं, थिंकिंग पैटर्न्स को एक सर्टेन वे में चलाएँगी अगर हम बार-बार नेगेटिवली सोचेंगे, और ये एंड पे आपको हाइपरटेंशन या मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। सो क्या फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस आएगा, कोई फ़ायदे आएँगे हमें? ओके, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हम डिफरेंट थॉट पैटर्न्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी वजह से कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है, सो इसी तरह जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की भी बात करते हैं, तो जब आप एक हर वक्त क्रिब नहीं करेंगे, हर वक्त आप उसी इवेंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। और ये रिसर्च बेस्ड चीज़ है, आप रिसर्च फैक्ट्स को भी मतलब चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जो लोग ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं, जो लोग लेट गो इजीली कर देते हैं, उनकी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, हार्ट रेट है, हाइपरटेंशन है, डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, उनके अंदर उन चीज़ों का रेट कम होगा हाँ। एज कम्पेयर टू दोज वो लोग जो ज़्यादा कंप्लेनिंग हो गए, जो ज़्यादा अपनी मिजरीज को रिपोर्ट करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। तो यस, डेफिनेटली फॉरगिवनेस का ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि वो आपको मेंटली और फिजिकली भी आपको ज़्यादा हेल्दी करता है। अच्छा, यहाँ से सदफ मेरे ज़हन में जो अब एक सवाल आ रहा है, हमारी पिछली बात से ही लिंक्ड है, कि उस केस में क्या किया जाए जहाँ पे जिसने हमें हु हैज़ रॉन्ग्ड अस, जिस शख्स ने हमारे साथ गलत किया है, वो दुनिया में ही मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक हवाला देना चाहूँगी जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज। जैसे एक सेशन में मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पास जो क्लाइंट आई, उनको अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पता चला कि वो इतने साल से उन पे चीट कर रहा था, और उनको ये पता चला हस्बैंड के मोबाइल के मैसेजेस पढ़ने से, और अब हस्बैंड भी नहीं है जिसको वो कन्फ्रंट कर सकें। सो उनकी रिजेंटमेंट का, पेन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? जिस शख्स ने हमें तकलीफ दी है और वो हमारे बहुत करीब था और उसने हमें अपेरेंटली अच्छा रखा हुआ था, और हमें पता लग रहा है कि ये धोखा था, ऐसे में क्या करें? इसमें तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो फॉरगिव करना भी चाहती हैं या नहीं फॉरगिव करना चाहती। ठीक है। क्योंकि अगर वो ये चूज़ करेंगी कि भाई उन्होंने नहीं फॉरगिव करना, फिर तो हम उनको रिकमेंड ही नहीं करेंगे ना कि फॉरगिव करें। और अगर वो फॉरगिव करना चाहती हैं और उसमें फिर आगे उनकी पहले वही वाली चीज़ कि वो अनकवर करेंगी, डेफिनेटली उनके लिए एक शॉकिंग चीज़ है, उनके लिए एक जो इनफिडेलिटी उन्होंने एक्सपीरियंस की है, विदाउट नोइंग उन्होंने एक इनफिडेलिटी एक्सपीरियंस की है। सो ये वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं कि जो उनकी नॉलेज के बगैर होती रही हैं,
उनकी उनसे एसोसिएटेड जो भी उनको एक शॉक लगा है, पहले तो हम्म, हम उसको अनकवर करेंगे, फिर उससे रेलिवेंट उनकी जितनी भी हम्म, रिजेंटमेंट है, हर्ट है, गिल्ट है, जिस भी तरह की उनको चीज़ें आ रही हैं वो हम एक्सपीरियंस मतलब उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे। हम्म, एंड देन फिर विद टाइम हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि समटाइम्स इस तरह की भी टेक्निक्स होती हैं कि आप उन्हें रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, फिर आप अब इमेजिन करें कि वो पर्सन आपके सामने ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है, तो राइट। फिर उसमें आप उनको सो वो ऐसे वेंटिलेशन केस में करवा दें। फॉरगिवनेस इज द वे फॉरवर्ड। यस, इट कैन बी। हम्म, हम्म, ठीक है। अच्छा, फॉरगिवनेस की जब हम बात करते हैं, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी गूगल करते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, हम ये वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्निक्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम्म बेशुमार है। तो जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारे कल्चर की क्या कोई स्पेसिफिक भी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो? जनरली हम जब एज एन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत कोई कल्चरल स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। हाँ, हम इंडिजिनाइज ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कल्चर रेलिवेंट ज़रूर बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं दैट इज़ बेसिकली रिलीजन ओरिएंटेड सोसाइटी, जी या बिल्कुल। आपके पास बहुत सारे इस तरह के लोग आते होंगे जो कि हम्म, रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ आते होंगे। सो फॉरगिवनेस को ये एडवांटेज है कि वो हम्म, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव को प्रमोट करती है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आती है। तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब आप अगर किसी भी अपने क्लाइंट को या किसी भी इंडिविजुअल को फॉरगिवनेस रिकमेंड कर रहे हैं, सो हम्म, आप उसके वर्ल्ड व्यूज़, यानी कि उसका हम्म, रिलीजियस बैकग्राउंड ठीक या है। उसका अपना बिलीफ बिलीफ सिस्टम क्या है, सिस्टम। उसके अंदर हम ज़रूर रिलीजन या अपनी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से मैं फिर ये एस्टेब्लिश कर सकती हूँ कि फॉरगिवनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगला मुझसे माफ़ी माँगेगा तो मैं उसे फॉरगिव करूँगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सदफ़, ये कैसे पता चले अगर वाक़ई में रियल लाइफ़ में कोई माफ़ी माँग रहा है मेरे से, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि माफ़ी जेन्युइन है या नहीं है? और क्या उसकी माफ़ी का जेन्युइन होना या ना होना मेरे फॉरगिवनेस के प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली जैसे हमने पहले बात की थी, फॉरगिवनेस इज़ एन इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। फॉरगिवनेस आपकी चॉइस है, आपने डिसाइड करना है। हुँ। सो इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जेन्युइन फॉरगिवनेस है या इनजेन्युइन अच्छा, फॉरगिवनेस है। सो अगर कोई अपेरेंटली आके माफ़ी माँग भी रहा है और वो ठीक है, वर्बली आके आपसे सॉरी कह भी रहा है, आपसे ठीक है। अपोलोजाइज़ कर भी रहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर ओन प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। हो ओके। सकता है कि वो आपसे जेन्युइनली आके माफ़ी माँग रहा हो, लेकिन आप फॉरगिव ही ना कर पाएँ। हुँ, और हो सकता है वो उसने आके बहुत ऐसे रूखे दिल से आपसे माफ़ी माँगी हो और आप उस हुँ, वक़्त उसी वक़्त फॉरगिव कर दें। हुँ, सो आपका जो फॉरगिवनेस इंटरनल प्रोसेस है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कब, किसको, कैसे और कितनी देर बाद फॉरगिव करना है। हुँ, हुँ। सो आपकी जेन्युइन और इनजेन्युइननेस से इसका ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। सो क्या कोई सर्टेन सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिसके अंदर फॉरगिवनेस अनहेल्दी भी हो सकती हो? जी, बिल्कुल। अभी जैसे हमने बात की थी, हुँ, बहुत सारे ऐसे जो क्राइम्स हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, हुँ, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक अब्यूज़ चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। इस तरह के क्राइम्स या इस तरह के सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक वहाँ है। पे हम फॉरगिवनेस एज़ एन इंटरवेंशन यूज़ नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, वहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को कंडेम करने के लिए या इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए कुछ इस तरह के चीज़ें करे या कुछ इस तरह के स्टेप्स ले, ताकि जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी देन फॉरगिवनेस का प्रोसेस शुरू होगा। हुँ। सो क्या इससे ये कहना दुरुस्त है जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई अखबार में खबर आई हुँ, होती है, अभी पिछले दिनों शादमान की एक खबर आई हुई थी, रोज़ कोई ना कोई छप रही हुँ, होती है। सो ऐसे में अगर हम चाह रहे हैं कि फॉरगिवनेस पे जाने से पहले हमें हमारी हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि इन चीज़ों को रोका जाए। हुँ, हुँ, राइट, राइट, ठीक है। अच्छा सदफ़, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है, आई एम श्योर आपने भी की होगी, हमारे बहुत से पेशेंट्स भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी-कभी दूसरों के लिए एम्पैथाइज़ करना, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज़ इज़ ईज़ियर। उनको कह देना कि अच्छा फलाँ की फलाँ मजबूरी थी इसलिए उसने ये कर दिया, या उनको जाने देना आसान होता है। मैं बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ और कभी-कभी खुद भी इस पॉइंट पे होती हूँ कि आई बिकम क्रिटिकल ऑफ माय ओन सेल्फ और मेरे हुँ, लिए खुद को फॉरगिव करना मुश्किल हो जाता हुँ, है। हुँ, सो पहला सवाल इससे रिलेटेड मेरा आपसे ये होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों के लिए तो एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हुँ, अपने लिए नहीं हो पाते? हुँ। क्या वजह है इसकी? अच्छा, जनरली अगेन वही वाली बात कि अगर किसी के भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं अपने लिए,
कोई उसने अपनी बैंडविड्थ सेट की हुई है कि और रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई मैं ये करूँगा तो ही मैं एक सक्सेसफुल, एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल और एक बहुत वो जो गुड पर्सन वाली है तो ही मैं इसके अंदर फॉल कर रहा हूँ। और अगर मैं ये रूल्स फॉलो नहीं करूँगा तो दैट मीन्स कि आई एम अ बैड पर्सन। ठीक है। और फिर उस पर वो जो क्रिबिंग और एक क्रिटिसाइज शुरू होता है वो फिर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सो वहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी वो जो बैंडविड्थ बनी हुई है, आपने जो रूल्स बनाए हुए हैं अपने लिए, उन रूल्स की कितनी प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, ठीक है। सो आर देयर एनी प्रैक्टिकल स्टेप्स, क्या कोई ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू हम अपने माज़ी की गलतियों की वजह से खुद को माफ़ करने की तरफ जा सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली आपने अगेन वही वाली बात कि जब हम अच्छा फॉरगिवनेस को जब हम और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी आप एक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको बाज़ औक़ात वाक़ई में दूसरे पर्सन से जाके माफ़ी माँगनी चाहिए या ठीक आपको है। जाकर उससे एक्सक्यूज़ करना चाहिए। ओके, लेकिन समटाइम्स इट बैकफायर्स ओके। कि आप हाँ। उसके पास गए हैं, आपने जाकर उससे एक्सक्यूज़ किया है, आपने जाकर उसके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। हुँ, तो रादर देन अंडरस्टैंडिंग यू, द अदर पर्सन हुँ, टेक्स इट एज़ अ थिंग कि वो आप पे और ज़्यादा चढ़ाई करना हुँ, शुरू कर देता है या वो फिर उस चीज़ को लेता है कि हाँ, अब तो इसने कबूल कर लिया तो दैट मीन्स इसने वाक़ई ये गलती हुँ, की थी। तो वो हुँ, फिर आपको फॉरगिव नहीं करता, तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो हुँ, जाता है। हुँ, सो आपने ये कॉन्टेक्चुअली आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपने अगर कुछ इस तरह की इंसिडेंसेस हुए हैं हुँ, इन योर पास्ट या कुछ इस तरह की, बिकॉज़ हम बड़ी ऐसे लेयर्ड सोसाइटी में रहते हैं। हुँ, आई आई डू नॉट वांट कि हम ये कहें कि हम इस सेल्फ डाउट में रहें कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया है तो हम हुँ, खुद ही खुद को बस कुछ एक्सप्लेनेशंस दे के हम फॉरगिव कर लें। हुँ, समटाइम्स यू हैव टू टॉक टू द अदर पर्सन एंड यू राइट। हैव टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई आपने ये सब कुछ किया था और हुँ, फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस आपने वो फेस हुँ, किए। हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम्स हम अगेन वही वाली बात कि हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप किसी के पास जाकर एक्सक्यूज कर भी रहे हैं या आप हुँ, उसके सामने अपनी पिक्चर रख भी रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग रख भी रहे हैं, हुँ, अब वो एक दफ़ा नहीं आपको कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा, 2 हुँ, दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, मल्टीपल टाइम्स। और हो हुँ, सकता है कि वो आपका जो एक्शन था या वो जो आपकी इंजरी थी वो इतनी हुँ, बड़ी ना हो, हुँ, लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। हुँ, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी कोई कैलकुलेटेड थिंग, कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है ठीक कि है। किसी ने ये किया होगा और हुँ, वो फिर ये करेगा तो आप उसको फॉरगिव करें या आपने खुद हुँ, को ऐसे फॉरगिव हुँ, करना है। देयर आर बेसिक सम सिंपल स्टेप्स हुँ, कि ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन हुँ, पास्ट ये हो गया था, अब आप उसको लेट गो करने के लिए जो जो फेजेस हैं उनको हुँ। फॉलो करें। और फिर जहाँ किसी थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो प्रोफेशनल हेल्प अप्रोच करें। राइट, राइट। सो फॉर हमारे ऑडियंस के लिए सदफ, जो कि शायद अपने किसी माजी के तजुर्बे में फंसे हुए हैं, उन और खुद को माफ़ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि खुद को वो माफ़ कैसे करें, उनके लिए पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे पहले जस्ट एक्नॉलेज दैट थिंग कि आपसे एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम कोई एक ऐसा एक्शन हुआ था हुँ, जो कि शायद आप नहीं करना चाहते थे या हुँ, वो एक इस तरह की इंजरी में आता था जिसकी हुँ, वजह से वो ट्रांसग्रेशन में काउंट होता है। ठीक है। एक ऐसे एक्शन में काउंट होता है जो हुँ, जो आपके पार्टनर ने या पर्सन ने अप्रूव नहीं किया। ठीक है। उसको एक्नॉलेज करने के बाद देन आप उसको हम जितना ज़्यादा उसको अनकवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे। हुँ, क्योंकि एसोसिएटेड इमोशंस बहुत सारे इस तरह के होते हैं जिसमें गिल्ट है, शेम है, जिसको हम बहुत ज़्यादा हुँ, एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। जब हम उन इमोशंस को लिखना शुरू करेंगे, लिस्ट डाउन करना शुरू हुँ, करेंगे और उससे एसोसिएटेड जो भी हमारी थॉट्स हैं, हुँ, तो हमें क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये उस मोमेंट पे होता। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास इस तरह के लोग हुँ, भी आते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं कि उन्होंने कोई उनके साथ इस तरह का एक्शन हुआ होता है जो उन्होंने अपनी बड़ी बहुत अर्ली टीन एज में किया होता है। ठीक है। तो कॉन्टेक्सचुलाइज करना कि हुँ, अच्छा अगर किसी एक पर्सन ने अपने टीन एज में कोई ऐसा एक्शन किया है हुँ, जो उसको अब शायद अपनी विजडम एज में ये लग रहा है कि हुँ, अच्छा नहीं ये तो मैंने बड़ा गलत काम किया हाँ, था ठीक है। और मुझे नहीं करना चाहिए था। हुँ, सो वी नीड टू कॉन्टेक्सचुलाइज कि अच्छा क्या उस वक्त भी आपका विजडम इतना ही था जितना विजडम हुँ, अब आपके आज के हाँ, पास है। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो आपने ये कॉन्टेक्सचुलाइज करवाना कि उस एज में, उस सर्कमस्टांसेस में, उस तरह की एनवायरनमेंट में आपके पास क्या नॉलेज था, आपके पास हुँ, क्या विजडम था, आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस थे हुँ, और वो एक्सपीरियंसेस क्या आपको हेल्प कर रहे थे हुँ, और उन्होंने आपको जितना हेल्प किया उसके मुताबिक आपने वो एक्शन किया। ठीक है। और अब आके आप अपनी ओल्ड सेल्फ को हुँ, जज कर रहे हैं जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसके ठीक पास है। ज़्यादा विजडम है, हाँ, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हुँ, जिसके पास
बहुत ज़्यादा हेल्प मौजूद है, हम्म, सपोर्ट मौजूद है, हम्म, और उस टाइम पे अगर नहीं थी तो फिर अगर आपने वो एक्शन किया था तो यू हैव द राइट टू लेट गो ऑफ दैट सेल्फ कि जिसने वो काम किया था। और इसमें मैं भी एक चीज ऐड करनी चाहूंगी कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर फेलेबल, तो बिल्कुल, गलतियां तो हम डेफिनेटली, करेंगे ही करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। थैंक यू सो मच सदफ, आपने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में अनकवर किया है, मुझे आपसे बात करने का बहुत मजा आया है, एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड आई एम ग्लैड कि चलें कुछ प्रोडक्टिव हमारी डिस्कशन हो गई। आज के पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि नफ्सियात के मुताबिक फॉरगिवनेस है क्या, हम इसको डेली रूटीन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, हम खुद को और दूसरों को एक बेहतर तरीके से माफ़ कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ क्या टेक्निक्स हैं जो हम एक थेरेपिस्ट के बगैर अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स मज़ीद देखने के लिए नीचे कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।